तो अब हम देख लेते हैं कि क्वांटाइजेशन एरर कितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंपली क्वांटाइजेशन एरर की टेबल देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि -0.7 सबसे छोटी वैल्यू गई है और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू गई है प्लस में 0.8 गई है, ठीक है। तो -0.7 तक गया है, प्लस 0.8 तक गया है। तो आप अगर आप ध्यान देंगे तो -1 से नीचे नहीं गया और +1 से ऊपर नहीं गया, उससे ज़्यादा इसमें एरर आ भी नहीं सकता। कैसे, मैं एक लेट सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, तो आपको समझ आएगा। मान लेते हैं कि सैम्पल्ड वोल्टेज मेरी जो है वो 0.1 पे है, ठीक है। तो 0.1 को भी ये सेट किस पे कर देगा, क्वांटाइज वोल्टेज जो उसकी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 पे। तो सैम्पल्ड वोल्टेज मान लेते हैं मेरी है, जो मेरी सैम्पल्ड वोल्टेज है वो है 0.1, और मेरी जो क्वांटाइज वोल्टेज जो बन जाएगी, क्योंकि 0.1 बिल्कुल 0-2 के बीच में, तो वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी 1 वोल्ट। तो आपका जो क्वांटाइजेशन एरर निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आना है, -0.9 वोल्ट। लेट सपोज सैम्पल वोल्टेज आपकी है 0 पे, तो 0 पे अगर होगी तो आपका जो क्वांटाइज वोल्टेज जो होगी वो उसे भी 1 पे सेट कर देगा। तो आपका जो क्वांटाइजेशन एरर निकल के आने वाला है इस केस में वो कितना निकल के आएगा, -1 वोल्ट, ठीक है। एक केस मैंने ये लिया और दूसरा केस मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। एक बार मैंने 0.1 ली वोल्टेज, सैम्पल वोल्टेज, मान लेते एक सैंपल आया जिसकी वैल्यू थी 0.1, तो उसको भी किस पे सेट कर देगा क्वांटाइजर, 1 वोल्ट पे सेट कर देगा। तो उस केस में एरर कितना आएगा, -0.9। पर अगर मान लेते हैं कि आपकी सैंपल वोल्टेज 0 है तो क्वांटाइजेशन वोल्टेज उस केस में भी 1 पे चली जाएगा। 0 से लेकर 2 के बीच में जो भी होगा उसे 1 पे सेट कर देगा। तो इस केस में 0 क्वांटाइजेशन एरर जो आने वाला है वो कितना आएगा, -1 वोल्ट। तो सबसे लोअर ही कितना जा सकता है, -1 वोल्ट, उससे नीचे नहीं जा सकता। आप चाहे कोई भी गैप ले लो, ठीक है, उससे ज़्यादा नीचे ये जा ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर 2 और 4 के बीच में बात करूँ तो बीच में 3 पड़ता है, तो इसका डिफरेंस ऊपर की तरफ देखेंगे तो +1 की तरफ है, नीचे की तरफ देखेंगे तो -1 इसका जो डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। तो उससे बड़ा डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। अगर मान लो 1.9 रखता हूँ तो 1.9 -1 तो 0.9 निकलेगा। 2 वोल्ट अगर सैम्पल वोल्टेज मेरी और क्वांटाइज वोल्टेज 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 वोल्ट निकलेगा, मतलब +1 तक जा सकता है और -1 तक इसकी एरर वोल्टेज हो सकती है। क्वांटाइजेशन एरर वोल्टेज -1 से +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, -1 और +1 के बीच में ही रहेगी, या -1 +1 भी रह सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, उस रेंज से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये जो आया है हमारा आंसर, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। पर अगर इसके अगर बात करें, एक फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखेंगे तो क्वांटाइजेशन एरर जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू मेरी जो उसकी होगी वो डिपेंड करेगी ±δ/2, ठीक है। ये मेरा क्वांटाइजेशन एरर का फॉर्मूला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। डेल्टा क्या होता है आपको पता है, स्टेप साइज़ कितने का है। यहाँ पे अगर देखें तो स्टेप साइज़ हमने 2 के लिए थे, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो +-1, उससे ज़्यादा क्वांटाइजेशन एरर आ नहीं सकता। तो अगर आपने स्टेप साइज़ बढ़ा दिए, अगर आपने मान लो 4 के स्टेप साइज़ ले लिया, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 ही स्टेप बनेंगे, एक 0 से लेके 4 और एक 4 से लेके 8, ठीक है। तो अगर आपने स्टेप साइज़ को बढ़ा दिया, स्टेप साइज़ बढ़ाने से आपका क्वांटाइजेशन एरर भी बढ़ जाएगा, और स्टेप साइज़ बढ़ाने से आपका क्वांटाइजेशन एरर तो बढ़ गया, ये आपको समझ आया। पर स्टेप साइज़ बढ़ेगा कब, स्टेप साइज़ आपको पता है वो कितना होता है, डायनेमिक रेंज होती थी, अपॉन में आपका होता था कैपिटल L, और जो कैपिटल L होता है वो किसके बराबर होता है, 2n, ठीक है। तो स्टेप साइज़ कब बढ़ेगा आपका, डायनेमिक रेंज तो मान लीजिए जो सिग्नल आया वो वही का वही है, ठीक है। तो अगर आपका डायनेमिक रेंज तो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो अगर आपका n बदलेगा, अगर यहाँ पे मुझे डेल्टा को, अगर आपका स्टेप साइज़ बढ़ गया, तो स्टेप साइज़ किस केस में बढ़ सकता है, जब आपका स्टेप साइज़ यहाँ पे जो n होगा वो कम हो जाए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे n कम ले लिया तो 2n भी कम हो जाएगा, 2n कम हो जाएगा तो L भी कम हो जाएगा, L कम हो जाएगा तो आपका डेल्टा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जिस केस में आपका बढ़ जाएगा उस केस में आपका क्वांटाइजेशन एरर भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे मैंने अभी क्या लिया था, n मैंने लिया था 2 लेके मैंने सॉल्व किया सब कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये n हो गया 1, तो n अगर 1 हो जाएगा तो L हो जाएगा 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहाँ पे नीचे वैल्यू आ गई 2, और डायनेमिक रेंज आपको पता है हमने कितनी ली थी, 8 - 0 मतलब कि 8, ठीक है। तो ये कितना कट के आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो स्टेप साइज़ कितना हो जाएगा, 4 का है। स्टेप साइज़ 4 होने का मतलब ये है कि अब आपकी जो स्टेप साइज़ आप यहाँ पे ले रहे हैं वो 4 का ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जो पहले 4 हिस्सों में बांटा था जिस पूरे रेंज को, उसे अब आप 2 हिस्सों में बांटोगे, एक 0 से 4 और एक 4 से 8, क्योंकि अब आपका स्टेप साइज़ कितना है 4, क्योंकि मैं नंबर ऑफ बिट्स कितना लेना चाह रहा हूँ,
एक। मैं चाहता हूँ एनकोडर जो है ना वो एक ही बिट से सब कुछ कर दे। तो एक ही बिट से करने का मतलब ये या तो 0 से डिनोट करेगा किसी को या तो 1 से, ठीक है। तो मैंने स्टेप साइज़ कितने, मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी, तो l कितना बन गया 2 की पावर 1, तो l हो गया 2, ये कटा, ये 4 आ गया, तो स्टेप साइज़ 4 आ गया। 4 आ गया। अब 4 आने का मतलब ये है कि 0 से लेके 4 जितने भी होंगे ना उन सबको किसी एक वोल्टेज पे सेट करना पड़ेगा मुझे, Q1, और 4 से लेके 8 जितने भी होंगे उन सबको भी मुझे एक ही वोल्टेज पे सेट करना पड़ेगा, Q2, क्योंकि मेरा जो L है वो कितना है 2 की पावर n, यही मेरा नंबर ऑफ़ क्वांटाइज वोल्टेजेस होती है या नंबर ऑफ़ क्वांटाइज लेवल्स होते हैं। तो n मैंने 1 लिया है तो L कितना निकलेगा 2। तो मतलब ऐसे 2 क्वांटाइज लेवल होंगे या 2 क्वांटाइज वोल्टेज होगी, तो वो Q1 होगा Q2 होगा। यहाँ पे Q1 कितना आएगा 2 वोल्ट और यहाँ पे Q2 कितना आएगा 6 वोल्ट। तो होगा क्या, अब 0 से 4 के बीच में जितने भी सैम्पल्स होंगे वो सारे के सारे किस पे सेट हो जाएंगे 2 वोल्ट पे, और 4 से लेके 8 के बीच में जितने भी सैम्पल्स होंगे सबके सब किस पे सेट हो जाएंगे 6 वोल्ट पे। तो इस केस में ऑब्वियसली आपका एरर बढ़ जाएगा। एरर कैसे बढ़ जाएगा कि जो 3.9 है 3.9 वाला भी 2 पे आ जाएगा या 0 वाला भी 2 पे आ जाएगा। तो 0 वाला अगर 2 पे आ रहा है तो आपका जो क्वांटाइजेशन एरर है वो 2 वोल्ट का हो गया, क्योंकि जो 0 पे थी चीज़ उसे आप 2 पे लेके आ रहे हो, जो 0.1 पे होगा उसे आप 2 पे लेके आ रहे हो, तो आपका क्वांटाइजेशन एरर 1.9 का हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका एरर बढ़ता जा रहा है, जिसकी रेंज पहले -1 से +1 से ज़्यादा, मतलब -1 और +1 के बीच में थी, उससे ज़्यादा नहीं थी, उसकी रेंज अब -2 से +2 के बीच में हो जाएगी, क्योंकि आपका स्टेप साइज़ कितना है 4 का यहाँ पे। तो 4/2 मतलब +-2 आपका क्वांटाइजेशन एरर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर एक फ़ायदा और हो जाएगा, फ़ायदा ये है कि जो एनकोडर को बिट्स लगने वाली हैं वो अब सिर्फ एक ही लगेगी, ठीक है। वो क्या करेगा, जितने भी 0 से लेकर 4 वाले जितने भी सैम्पल्स होंगे उन सबको किस पे सेट कर देंगे हम 2 वोल्ट पे। तो इसके लिए वो दे देगा 0, और जितने भी 4 से लेकर 8 में जितनी भी वोल्टेज होंगी उन सबको किस पे सेट कर देगा 6 पे। तो उसके लिए वो दे देगा 1, उसके लिए वो 1 दे देगा, 1 कॉम्बिनेशन, इसके लिए 0 दे देगा, ठीक है। तो सिर्फ 2 बिट से वो एनकोडर पूरा काम कर लेगा। पर इसमें फ़ायदा एनकोडर को तो हुआ, एनकोडर की सर्किट ने आपने बहुत सिंपल कर दी, पर आपने एरर बहुत बढ़ा दी है, ठीक है। तो क्वांटाइज़र आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ़ क्वांटाइजेशन वोल्टेज ऐसे सेलेक्ट करनी है कि आपका एनकोडर का सर्किटरी भी थोड़ा सिंपल हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना रहे, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका एरर ना बढ़ जाए। पता चला आपने क्वांटाइजेशन एरर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो एरर को आप कम से कम भी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वांटाइज़र होता है वो आपकी नंबर ऑफ़ बिट्स तो कम करता है, पर आप इतनी भी कम मत कर देना कि आपका एरर बहुत ज़्यादा हो जाए। ये क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल ये नहीं कि एक ही बिट से पूरा काम कर रहे हो, ठीक है। 5 सैम्पल्स को आपने एक ही बिट से कर दिया, या तो कभी 0 लिया या तो कभी 1 लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 0.5 था, तो 0.5 के लिए क्वांटाइज वोल्टेज क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। जो 2.3 था तो 2.3 भी 0-4 के बीच में, तो इसको भी मिल जाएगी कितनी वोल्टेज 2। जो 3.8 है वो भी 0-4 के बीच में, तो उसको भी वोल्टेज कितनी मिल जाएगी क्वांटाइज वोल्टेज 2। जो 5.7 है वो 4 और 8 के बीच में, तो उसको वोल्टेज कितनी मिल जाएगी 6। और जो आपका 6.9 है वो भी 4 और 8 के बीच में, तो इसको वोल्टेज कितनी मिल जाएगी 6। तो अब मुझे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट वोल्टेजेस कितनी है, क्वांटाइज वोल्टेज 2 ही है, एक तो 2 है और दूसरा 6 है। तो डिफरेंट जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं वो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं। तो इसको एक को आप दे दोगे 0, इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 1, हो गया, ये काम भी कर जाएगा, ठीक है। पर इसमें एरर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वांटाइजेशन एरर कितना आ जाएगा 1.5 का आ जाएगा, -1.5। तो जो पहले रेंज आपकी -1 से 1 तक सीमित थी अब वो उससे बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ़ बिट्स कम करते हो तो एनकोडर के लिए तो ईजी कर रहे हो, पर आप एरर्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो एक हमें इस तरह का रेंज ढूंढना पड़ता है कि जिसमें एनकोडर की सर्किटरी भी आप थोड़ा बहुत सिंपल कर दो और आपके एरर भी बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आपका पूरा क्वांटाइजेशन प्रोसेस यही था। क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम कितना हो सकता है वो भी यही है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे समझते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।